बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 24 के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मास स्पेक्ट्रोमीट्री को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपने उसकी रीडिंग की हुई होगी और रीडिंग करने के बाद आप अपने क्वेश्चन भी खूब पूछ सकते हैं। फिर तो टॉपिक है हमारे पास आज वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के साथ हम आज ये भी पढ़ेंगे प्लस इट्स वर्किंग, मास स्पेक्ट्रोमीटर काम कैसे करता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि मैस स्पेक्ट्रम की स्टडी हम कैसे किया करते हैं। आज हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। याद रखें, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के कंसेप्ट का आगाज बहुत पुराना है। आप लोगों ने कनाल रेज एक्सपेरिमेंट का टॉपिक पढ़ा था, तो कंसेप्चुअली 1886 में यूजीन गोल्डस्टीन ने जब कनाल रेज का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो कंसेप्चुअली मैस स्पेक्ट्रोमीट्री का आगाज वहां से हो गया था। कंसेप्चुअली, नट टेक्निक वाइज डिस्कवरी नहीं हुई थी। 1886 में सबसे पहले यूजीन गोल्डस्टीन ने हमें इस बारे कुछ कंसेप्शन दी। उसके बाद 1899 में एक साइंटिस्ट था विल्हेल्म वेन। उसने बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। इस कंसेप्शन की बुनियाद पे उसने बाकायदा एक इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ चला गया, लेकिन स्टिल मैस स्पेक्ट्रोमीटर वो इन्वेंट न कर सका। कंसेप्शन के ऊपर काम हो रहा है। 1899 के बाद आप लोग जानते हैं जे थॉमसन 1907 से लेकर 1913 तक, 1907 से 1913 तक जे थॉमसन, जिसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने उसको इस काम को और एलाबोरेट किया और उसने सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट वाइज मैस स्पेक्ट्रोग्राफ बना के दिया। स्पेक्ट्रोग्राफ, अल्फाज का ख्याल करेंगे, ठीक। मैस स्पेक्ट्रोग्राफ सबसे पहले थॉमसन ने काम करके दिया। उसके बाद फिर प्रॉपरली 1919 में फ्रेंच केमिस्ट थे और अमेरिकन केमिस्ट थे, उन्होंने अच्छा खासा काम किया। तो एक था ऑस्टन, उसको आजकल हम कहते हैं ऑस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर। उसके बाद डेम्पस्टर, अमेरिकन था, डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो प्रॉपरली आगाज 1919 या 1918 से मैस स्पेक्ट्रोमीट्री का आगाज हुआ। आइए इसकी तरफ हम प्रोसीड करते हैं। पहले मैं आपके सामने एक आसान कंसेप्ट पेश करूंगा। फ्लो शीट डायग्राम या फ्लो चार्ट,
यानी इसकी वर्किंग को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ हम जाएंगे। सबसे पहले आपका काम ये है कि अपने सैंपल को यहां पे रख दीजिए, सैंपल इनलेट पॉइंट। सैंपल को इंट्रोड्यूस करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप की जानिब जाएंगे। वो नेक्स्ट स्टेप मेरे पास है वेपराइजेशन चैम्बर। वेपराइजेशन का प्रोसेस करेंगे। वेपराइजेशन के प्रोसेस के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन काज करेंगे। आयोनाइजेशन के बाद मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर हम काम कर रहे हैं। स्टेप वाइज की कारोबार कैसे होता है। आयोनाइजेशन के बाद हम यहां पे दो काम करेंगे, एक्सीलरेशन प्लस फिल्टरेशन। हम यहां पे दो काम करते हैं। फिर इसके बाद हम काज करेंगे मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन काज करते हैं। मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन काज करेंगे। इस मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन के बाद आयन कलेक्टर अप्लाई करते हैं। आयंस को रिसीव करता है बाकायदा। इसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट पोर्शन है एम्पलीफायर। और यहां पे हमारे पास रिकॉर्डर लगा हुआ होता है, या आप उसको कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रोग्राफ लगा हुआ होता है, जो कि मुझे एक कागज पे मुझे सारा डायग्राम बना के देगा कि आपके कंपाउंड के अंदर ये केमिस्ट्री मौजूद है, ये उसका स्ट्रक्चर मौजूद है। तो पहले इस तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा एक बार फिर इंट्रोडक्शन की तरफ मूव करते हैं। ओके, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री एक इंस्ट्रूमेंटल क्वांटिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक है। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री इंस्ट्रूमेंटल प्रोसेस है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम ये करेंगे कि आपका जो एटम है, इस एटम का मोलर मैस क्या है। मोलर मैस, चाहे एटम है, चाहे कोई कंपाउंड है, चाहे कोई मॉलिक्यूल है, मोलर मैस। नंबर नेक्स्ट, अगर आपके पास एटम एज ए सैंपल पेश किया गया है तो आप बता सकते हैं कि इस एटम में कितने नंबर ऑफ आइसोटोप्स पाए जाते हैं, उन आइसोटोप्स की नेचुरल परसेंटेज एबंडेंसी कितनी है। थर्ड एंड लास्ट, हमें मैनी स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशंस भी मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से मिलती हैं। कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। आइए अपने काम को स्टेप वाइज प्रोसीड करते हैं। बिल्कुल रेडी रहें, अटेंटिव रहें प्लीज। पॉइंट नंबर 1, आपको जो सैंपल दिया जाएगा वो सैंपल आप सबसे पहले इनलेट पॉइंट पे रख लेंगे। ओके, 1 पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, अगर ये लिक्विड है या सॉलिड है, इसको आप बाय हीटिंग
वेपराइज करेंगे। सॉलिड है, मेल्ट कर दो, लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड सैंपल है, अब उसको वेपराइज कर दो ताकि गैस में कन्वर्ट हो जाए। अगर आपको सैंपल पहले से गैसियस सैंपल मिला है तो फिर आपको वेपराइज करने की जरूरत नहीं है। ओके, द नेक्स्ट पोर्शन इज आयोनाइजेशन। प्लीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयोनाइजेशन काज करने के लिए यहां पर हम रोशनी को इस्तेमाल नहीं करते, यहां पर हम कैथोड रेज को इस्तेमाल करेंगे। ओके, इसी कंसेप्ट की बुनियाद पर इसको मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं कहते, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री कहते हैं। ओके, तो कैथोड रेज से बम्बार्डमेंट होती है, यानी आपने मुझे एक मॉलिक्यूल M दिया है, मैंने क्या किया, कैथोड रेस की फायरिंग की, कैथोड रेस की बम्बार्डमेंट की, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इन द बिगिनिंग मेरे पास M+1 एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, मेरे पास एक आयन बन जाएगा। लोगों, अगर ये सैंपल एटम नहीं है तो एटम नहीं है, अगर ये कोई मॉलिक्यूल है, ओके, अगर ये कोई मॉलिक्यूल है तो इस पहले पहले वाले पॉइंट पे बनने वाले आयन को हम नाम देंगे मॉलिक्यूलर आयन। ओके, उसके बाद इसी आयनाइजेशन के चैम्बर में ये मॉलिक्यूलर आयन फिर टूटता है, कोई X रेडिकल बन जाता है, कोई Y आयन बन जाता है, उसके बाद फिर ये Y टूटता है, कोई A रेडिकल बन जाएगा, साथ में कोई Z आयन बन जाएगा, यूं टुकड़े टुकड़े होता जाता है। इस पहले वाले स्टेप का नाम था आयोनाइजेशन, उस आयन का मजीद टूटना, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ओके, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। लोगों, प्लीज याद रखें कि आयोनाइजेशन के स्टेप में मैक्सिमम केटाइंस बनते हैं, एनाइंस नहीं बनते। बड़ी हैवी वोल्टेज की बम्बार्डमेंट हो रही है, गप तो नहीं है, उसमें एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, गेन नहीं करता। वैसे भी मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, अगर हम आराम से भी देंगे तो वो क्यों कर गेन करेगा। ओके, मॉलिक्यूलर आयंस आर मच मोर एबंडेंट, केटाइंस आर मच मोर एबंडेंट देन एनाइंस। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं यहां पे लिख भी लेता हूं कि मॉलिक्यूलर केटाइंस आर मच मोर एबंडेंट than molecular anions. ओके, अब हम आते हैं एक्सीलरेशन प्लस फिल्ट्रेशन चैम्बर की जानिब। प्लीज यहां पर मेरे साथ रहें। आपके पास इस चैम्बर में पॉजिटिव आयंस भी बन चुके हैं, कुछ नेगेटिव आयंस भी बन चुके हैं, मे बी कोई न्यूट्रल पार्टिकल भी घूम रहा हो। केटाइंस, एनाइंस, न्यूट्रल स्पीशीज आर बीइंग देयर। इसके बाद एक प्लेट होती है, एक प्लेट, इसको हम नेगेटिव प्लेट कहते हैं। इस प्लेट में एक पिन होल भी होता है। अब पॉइंट पे आए, चूंकि ये नेगेटिव प्लेट है, ये प्लस को अपनी जानिब जोर से अट्रैक्ट करेगा। What will happen? Acceleration will take place. So this chamber is known as a acceleration chamber. Point 1. Point number 2. ये नेगेटिव प्लेट इस माइनस को रिपेल करेगा कि प्लीज नेगेटिव लोगों तुम भाग जाओ वापस, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। What's happened? फिल्ट्रेशन भी हो गई है। ओके, न्यूट्रल पार्टिकल को उसने कुछ नहीं कहा, नेगेटिव को उसने रोक दिया, प्लस को उसने अट्रैक्ट किया। फायदा लोगों, हमारा मेन टास्क होता है मोलर मैस। मोलर मैस न्यूक्लियस में पड़ा होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, इसलिए यहां पे केटाइंस आर बीइंग वेलकम्ड, एनाइंस आर बीइंग रिपेल्ड। ओके, अब हम
मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन में आते हैं। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैम्बर, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन। कैसे होगा? अब यहां से मेरे पास क्या आ गए हैं? केटाइंस आ रहे हैं, मेरे पास केटाइंस आ रहे हैं। हर केटाइन का अलग अलग मैस। कोई ये वाला केटाइन होगा तो इसका मैस कुछ और था, जब ये टूट चुका है इसका मैस अब कुछ और है, जब और टूट चुका है इसका मैस अब कुछ और है। अलग अलग आइंस बने हुए हैं। अब यहां पे क्या होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैं मैग्नेट अप्लाई करता हूं, ओके, एक्सटर्नल मैग्नेट अप्लाई करता हूं। यू नो वेरी वेल, जब चार्ज पार्टिकल यहां से गुजरते हैं तो एट राइट एंगल डिफ्लेक्शन टेक प्लेस। क्या होती है? तो यहां पे क्या होता है? डिफ्लेक्शन वाकया होती है। आप फिजिक्स में फ्लेमिंग के रूल्स बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। तो ये डिफ्लेक्शन एट राइट एंगल एट 90 डिग्री टेक प्लेस, पहला पॉइंट। अब यहां पे कर्वेचर की बात हम करते हैं। यहां पे मेरे पास एक स्क्रीन मौजूद है, ओके, ये मेरे पास एक स्क्रीन मौजूद है। इस स्क्रीन को हम बोलते हैं आइन कलेक्टर। प्लीज बी वेरी अटेंटिव। तो कोई पार्टिकल यहां पे टकराता है, कोई पार्टिकल यहां पे टकराता है, कोई पार्टिकल यहां पे टकराता है। याद रखिए प्लीज, 0 से लेकर 4000 वोल्टेज हमने यहां पर अप्लाई की थी इस प्रोसेस में। अब मैग्नेट की जो बारी आती है, डिफ्लेक्शन होगी। इस डिफ्लेक्शन में क्या कारोबार होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। M/E or M/Z is equal to H square R square over 2E। यहां पर डिफ्लेक्शन हुई है, ओके, डिफ्लेक्शन हुई है। अब अगर एक आयन का मैस जितना ज्यादा होगा उसका रेडियस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी मैं यहां पे एक इंडिटेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन, रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन। प्लीज रेडियस बड़ा होगा तो डिफ्लेक्शन खुद क्या होती है? डिफ्लेक्शन खुद बहुत कम वाकया हुई होती है। जो डिफ्लेक्शन का मैग्नीट्यूड है, देखिए प्लीज देखिए, ये जा रहा है, ये जा रहा है, मुश्किल से मुड़ा है, जरा ज्यादा मुड़ा है, ये और ज्यादा मुड़ा है। तो जितना ज्यादा मुड़ता है उसका रेडियस छोटा होता है। यानी अगर मैं इस पॉइंट से इनको चेक करूं, इस पॉइंट से, तो यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R3 है। तो आपने क्या देखा? जितना मैस ज्यादा था, जितना मैस ज्यादा था, लेट सपोज ये 10 ग्राम था, ये 8 ग्राम है, लेट सपोज ये 6 ग्राम है, तो 6 ग्राम वाला ज्यादा टर्न ले चुका है, जल्दी मुड़ा है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। फिर मैस और रेडियस आपस में डायरेक्ट है। जिसका मैस सबसे ज्यादा होगा उसका रेडियस भी सबसे ज्यादा होगा। आप ये कंसेप्ट कैथोड रेज में भी पढ़ चुके होते हैं, ओके। हम आगे प्रोसीड करेंगे। हाँ, यहां बताना जरूरी है कि H क्या चीज है। प्लीज याद रखें, H इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेट की जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है। E मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, R आप जानते हैं कि रेडियस है। Z मेरे पास एटॉमिक नंबर को बोलते हैं, ओके, एटॉमिक नंबर को बोलते हैं। E मेरे पास चार्ज है, ओके। तो रूटीन में चूंकि हम लेते हैं कि चार्ज इज इक्वल टू +1 लेते हैं। क्या लेते हैं? चार्ज 1 लेते हैं। तो M/1
इज इक्वल टू m, इसीलिए हम इस टॉपिक से हम मोलर मास मालूम किया करते हैं। ओके, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। ये मेरे पास एक स्क्रीन है। ओके, इस स्क्रीन का कंसेप्ट समझिए। ये एक फिल्म है, एक पर्दा है। इस पर्दे पर जब एक आयन टकराता है, इस पर्दे में वाइब्रेशन पैदा होती है, यानी स्ट्राइक से, काइनेटिक एनर्जी से, उसके मोमेंटम से उसमें वाइब्रेशन पैदा होती है। इस वाइब्रेशन को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यहां पर सिस्टमेटिकली इसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब क्या कार्बन की थप्पड़ होगी और क्या उससे करंट पैदा होगा, इस बात को फिर हम यहां पर एम्पलीफाई भी करते हैं। क्या करते हैं, यहां पे कंसेप्ट याद रखिए। ये एक्सपेरिमेंट पहले कार्बन 12 से किया जाता है, फिर कार्बन 12 के रिजल्ट को किसी और के रिजल्ट से फिर हम कंपेयर करते हैं, यानी यहां से जो मैस मालूम होगा वो रिलेटिव मोलर मैस होगा, रिलेटिव कार्बन 12 से कंपेयर करके मालूम किया गया होगा। ओके, तो आपने क्या देखा कि डिफरेंट मैसेज के लोग डिफरेंट पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगे, डिफरेंट मैग्नीट्यूड का थप्पड़, डिफरेंट किस्म के वाइब्रेशन और फिर डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट पैदा होंगे उससे। फिर यहां पर आपने यहां पे देखा कि मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन के बाद आयन कलेक्टर था, ये स्क्रीन आयन कलेक्टर है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एम्पलीफायर। तो यहां पे जो करंट पैदा होगा उस करंट को हम एम्पलीफाई करते हैं, बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे। ओके, और उसके बाद ये कार्बन 12 से कंपैरिजन भी यहां पे की जाती है। एट द एंड मुझे क्या मिलता है, मुझे मैस स्पेक्ट्रम मिलता है। ये था हमारे पास प्रोसेस। फ्लो शीट डायग्राम के मुताबिक मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है। आइए अब जरा मैस स्पेक्ट्रम की तरफ चलते हैं। प्लीज रेडी रहें। अभी हम डिस्कस करेंगे, मैस स्पेक्ट्रम को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैस स्पेक्ट्रम एक ग्राफ होता है। ग्राफ के इस जानिब हम इंटेंसिटी को शो करते हैं, इंटेंसिटी को ऑन द वाई एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस हम m/e वैल्यू शो करते हैं। ओके, तो प्लीज इंटेंसिटी का मतलब यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है परसेंटेज एबंडेंसी। मैं पहले एग्जांपल कोट करता हूं नियान का। तो जब मेरे पास सैंपल क्या होगा, प्लीज सैंपल किसी एलिमेंट का, किसका होगा, किसी एलिमेंट का होगा। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में नियान एक्सप्लेन किया गया है। ओके, नियान गैस। तो क्या देखते हैं कि जब नियान को मैंने सैंपल इनलेट वाले पॉइंट पे डाला, फिर एक्सपेरिमेंटली चेक करता हूं। ओके, तो मेरे पास एक पीक यहां पर आती है, एक पीक मेरे पास इस पॉइंट के आती है। वो पीक 90.92% एबंडेंसी शो करती है। एक 20 पॉइंट पे एक पीक आ गई है। फिर एक बड़ी छोटी सी पीक होती है ऑलमोस्ट 0.57% की, ये 21 की पीक आ जाती है। फिर एक और पीक आती है 22 पे, थोड़ी सी ऊंची होती है। 22 पे एक और पीक आती है, इसकी परसेंटेज क्या होती है, 8.82%। तो लोगों, अगर सैंपल आपके पास एक एलिमेंट हुआ तो यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नंबर ऑफ पीक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइसोटोप्स। तो लोगों, आप फतवा लगा सकते हैं कि नियान के मैस स्पेक्ट्रम में चूंकि 3 पीक्स आए हैं, तो नियान के पास कायनात में 3 आइसोटोप हैं, 20 वाला, 21 वाला, 22 वाला। द मोस्ट एबंडेंट पीक चूंकि 20 की दिखती है, तो कायनात में मोस्ट डोमिनेंट, बहुत ज्यादा कसरत से आबाद
आइसोटोप क्या होगा, 90 वाला होता है। हम इन तीनों के मैसेज को परसेंटेजेस के थ्रू सॉल्व करते हुए एवरेज निकालते हैं। इसीलिए एटम के जो मैसेज होते हैं वो अक्सर फ्रैक्शन में होते हैं। वो फ्रैक्शन इन तीनों की हम एवरेज निकालते हैं, मैथ्स वाली एवरेज नहीं, परसेंटेज वाली एवरेज निकालते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ पीक्स की बात आपने देख ली है। तो आपने क्या देखा, ये 20, ये 21, ये 22, आपके पास 3 वैल्यूज पे पीक आई हैं। ये 20, 21, 22 रिप्रेजेंट द मोलर मास ऑफ एन एटम, द मोलर मास ऑफ एन एटम। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं प्लीज। अगर हम कार्बन का एक्सपेरिमेंट लेंगे तो 3 पीक्स आएंगे, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अगर हम क्लोरीन का मैस स्पेक्ट्रम लेंगे तो 2 पीक आएंगे, 35 पे और 37 पे 2 पीक्स आएंगे। इट मीन्स क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं। इट मीन्स कार्बन के कायनात में 3 आइसोटोप मौजूद हैं। हाइड्रोजन के भी प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम 3 आइसोटोप मौजूद हैं। आइए अब यहां पर मैं आपको एक एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाता हूं प्लीज। ये देखिए, मेरे पास नाइट्रस ऑक्साइड एक गैस है। जब मैं स्पेक्ट्रम में इसका लेता हूं तो सबसे पहले इसे ये बनता है, कैथोड रेस की बम्बार्डमेंट से NO2 +1 एक इलेक्ट्रॉन बेरोजगार निकल गया है। ओके, फिर क्या होगा, N2O को जो फिर मैं स्ट्राइक करता हूं तो एक चांस ये है कि N2+1 बन जाए और नेसेंट ऑक्सीजन पैदा हो जाए। एक चांस ये है, और एक पॉसिबल चांस ये है कि क्या हो जाए कि ऑक्सीजन +1 बन जाए और नाइट्रोजन न्यूट्रल मॉलिक्यूल के तौर पर सामने आ जाए। फिर अगले स्टेप पे हम जाएंगे कि अगर नाइट्रोजन N2 है, फिर मार खाएगा, फिर +1 बन जाएगा। अगर पहले से +1 है, ये फिर टूटेगा किसमें, N+1 में, और आपके पास एटॉमिक नाइट्रोजन में। तो आपने क्या देखा, ये द फर्स्ट स्टेप इज मॉलिक्यूलर आयोनाइजेशन एंड द सेकेंड स्टेप्स आर फ्रेगमेंटेशन। आपका मॉलिक्यूल टुकड़े टुकड़े हो गया है। अब इसका मैस स्पेक्ट्रम मैं देखता हूं, इसका मैस स्पेक्ट्रम देखते हैं जनाब। पहले मेरे पास क्या बना, N2O+ बना, नाइट्रोजन 28 + 16 44। तो सबसे पहले 44 पर एक बहुत ऊंची पीक आ गई है, 44 के ऊपर बहुत ऊंची पीक आई है। उसके बाद जब ये टूटता है, लेट ऐसे होता है, लेट, तो क्या होगा, N2+1 आएगा। तो मेरे पास अगली पीक, एक्सपेक्टेड पीक कौन सी होगी, 28 पर एक पीक आ जाएगी। और अगर ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ होगा, तो नाइट्रोजन की पीक नहीं आएगी, ऑक्सीजन की पीक आएगी। फिर कहां पीक आएगी, फिर जनाब 16 के ऊपर एक पीक आ जाएगी। और ये पीक बहुत छोटी होगी क्योंकि ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में बहुत अनस्टेबल है। और अगर ये N2+ फिर टूटेगा तो फिर N+ बनेगा, फिर 14 के ऊपर एक और छोटी पीक भी आपके पास आएगी। तो अब कुछ अल्फाज को समझिए प्लीज। एक होता है, एक पीक होती है, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक। एक होता है हमारे पास बेस पीक। बेस पीक मीन्स पीक ऑफ हाईएस्ट इंटेंसिटी। जो सबसे ऊंची पीक होती है उसको हम कहते हैं बेस पीक। मॉलिक्यूलर आयन पीक कौन सी है, जो M+1 की पीक थी। पहले स्टेप में जो मॉलिक्यूल से आयन बना, उस मॉलिक्यूलर आयन की जो पीक आएगी उसको मॉलिक्यूलर आयन पीक कहते हैं।
और इसी पीक से हम कंपाउंड का मोलर मास मालूम कर लेते हैं। ओके, यानी मेरे पास नाइट्रस ऑक्साइड इज लाफिंग गैस, यू शुड नो इट। ये मेरे पास क्या है, ये लाफिंग गैस है। लाफिंग गैस है तो 44 इज इट्स मोलर मास, और ये बाकी जो पीक्स हैं ये मुझे अंदर की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्या हो सकता है। ओके, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मौजूद है आपकी बुक में कि अगर मेरे पास ये वाला स्पेक्ट्रम है तो ये किसकी पीक हो सकती है? क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड की पीक है? क्या ये प्रोपेन की पीक है? क्या ये नाइट्रस ऑक्साइड की पीक है? क्या ये मीथेन प्लस नाइट्रोजन की पीक है? ये किसकी पीक है? लेट्स वी सॉल्व दिस एमसीक्यू बाय रिजेक्शन मेथड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड की पीक 44 बात तो ठीक है, लेकिन कायनात में मोस्ट कॉमनली जो कार्बन मिलता है वो तो कार्बन 12 होता है, और यहां पर 12 की पीक नजर नहीं आ रही। ऑप्शन ए नामंजूर। ऑप्शन बी प्रोपेन। वंस अगेन इसका मैस भी 44 होता है, मुझे मानना होगा, लेकिन ये पॉइंट्स बता रहे हैं कि 16 कोई ऑक्सीजन होना चाहिए, तुम्हारे पास तो नहीं है। अगर कार्बन है तो 12 की पीक तो लाजमी आनी चाहिए, ये भी नामंजूर। और जब आपके पास मिक्सचर होगा तो आपके पास 16 की पीक भी ऊंची आनी चाहिए थी। मीथेन के लिए ये पीक भी बहुत ऊंची आती और 28 की पीक भी बहुत ऊंची आती, लेकिन ये दोनों पीक बहुत छोटे हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी रिजेक्टेड। मॉलिक्यूलर आयन पीक, बेस्ड पीक, इनके अलावा एक और टॉपिक है मैका-लेफर्टी रीअरेंजमेंट पीक, मेटास्टेबल आयन पीक, और भी हमारे पास कई किस्म के पीक्स मौजूद होते हैं। ओके तो आपने आज देखा कि मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इस टेक्निक से एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लेते हैं। आपका फूड कंट्रोलर जो फूड की क्वालिटी को चेक करता है, आपके बिस्कुट के ऊपर लिखा था कि इसकी इंग्रेडिएंट में फलां 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 शामिल है, हम उसका मैस स्पेक्ट्रम लेते हैं, उसमें रिजल्ट देखते हैं, एनालाइज करते हैं। आपका ड्रग इंस्पेक्टर साहब आपके एक मेडिसिन को लेगा, ड्रग को लेगा, उसको एनालाइज करेगा, मैस स्पेक्ट्रम के थ्रू बड़ी आसानी से बता सकता है कि जो इंग्रेडिएंट्स आपने उसके ऊपर लिखे हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं या मौजूद नहीं हैं। सिमिलरली एटम का एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस, ये सब कुछ आपका मैस स्पेक्ट्रोमेट्री कर रहा है। कंबस्टन एनालिसिस इंपेरिकल फार्मूला मालूम कर लेता है, लेकिन मोलर मैस की इंफॉर्मेशन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से आती है। फिर मोलर मैस के बाद आप इस काबिल होते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आप इलस्ट्रेट कर सकते हैं फिर। ओके